तो अभी तक हम टीवीए के बारे में क्या जानते हैं? यही ना कि वो एक ऑर्गेनाइज़ेशन है जो टाइम और स्पेस दोनों के बाहर एग्ज़िस्ट करती है। इसका काम फैक्ट्री टाइमलाइन को प्रोटेक्ट करना है, उस ब्रांच टाइमलाइन को इरेज़ करना है, जो मल्टीवर्सल वॉर का खतरा पैदा कर सकती है। और इस पूरी ऑर्गेनाइज़ेशन को यानी तुम्हारे टीवीए को ही हू रिमेन्स ने बनाया है। बस इतना ही जानते हैं ना। लेकिन इस वीडियो के खत्म होने के बाद तुम टीवीए की पूरी हिस्ट्री जान जाओगे कि आखिर डूम्सडे में टीवीए से क्या रिलेशन होगा, कॉमिक्स वाले टीवीए और एमसीयू वाले टीवीए में क्या डिफरेंस है और आखिर टीवीए को बनाया किसने है। तो हर एक क्वेश्चन को एक एक करके समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं टीवीए के ओरिजिन से कि आखिर टीवीए को बनाया किसने था। अब देखो, अगर हम टीवीए के ओरिजिन को एमसीयू से नहीं बल्कि कॉमिक्स से देखें तो उसकी कहानी काफी अलग फील और नजर आती है, क्योंकि टीवीए की पहली अपीयरेंस थॉर #372 कॉमिक में हुई थी, जहां पहली बार हमें पता चला था कि मार्वल यूनिवर्स में एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन भी मौजूद है जो सिर्फ हीरो और विलन्स को नहीं बल्कि खुद टाइमलाइन को मॉनिटर करती है। अब इस कॉमिक में थोर के सामने फ्यूचर से आए एक ऑफिसर जस्टिस पीस से होती है। अब ये बंदा थोर को वॉर्न भी करता है कि उसके एक्शंस टाइम के नेचुरल फ्लो को डिस्टर्ब कर रहे हैं और इसका असर फ्यूचर पे पड़ सकता है। और मियां, यही वो मूवमेंट होता है जब टीवीए का कंसेप्ट मार्वल कॉमिक्स में इंट्रोड्यूस किया गया था। अब उस वक्त तुम्हारे टीवीए को किसी भी सीक्रेट विलन ऑर्गेनाइजेशन या फिर कैंग के एम्पायर की तरह नहीं दिखाया गया था, बल्कि टीवीए को इतना बड़ा सरकारी टाइप सिस्टम दिखाया गया था कि उसकी पूरी स्ट्रक्चर और ऑपरेशंस को समझना आम इंसान के लिए लगभग नामुमकिन था, जिसका काम था हर टाइमलाइन, हर अल्टरनेट फ्यूचर और हर टेम्परल एनमली का रिकॉर्ड रखना। अब तुम सोचो, तुम्हारे सामने एक ऐसी गवर्नमेंट एजेंसी है जो सिर्फ एक कंट्री नहीं बल्कि इन्फिनिट रियलिटीज को मॉनिटर करती हो। तुम्हारा टीवी भी कुछ कुछ ऐसा ही था। और सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि कॉमिक्स की ओरिजिनल टीवीए का कैंग से कोई डायरेक्ट कनेक्शन था ही नहीं। अब मैं जानता हूं कि आज एमसीयू की वजह से टीवीए को कैंग और ह्यू रिमेन से जोड़ा जाता है, लेकिन कॉमिक्स में टीवीए एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है जिसका काम किसी एक विलन को रोकना नहीं था बल्कि पूरे टेम्परल एडर को मेंटेन करना था। और अगर कोई भी चीज रियलिटी के फ्लो को डिस्टर्ब करती थी तो तुम्हारा टीवीए उसके अगेंस्ट बिंदास एक्शन ले सकती थी। एमसीयू की तरह नहीं कि बस लोकी और सिल्वी के पीछे पड़े हुए हैं। हम तो हमें कोई मतलब ही नहीं हो किसी से। अब एमसीयू में हमें बताया गया था कि टीवी का एक लौता क्रिएटर मात्र तुम्हारा ही हू रिमेन्स है, लेकिन कॉमिक्स में वो सिर्फ एक पुराना डायरेक्टर होता है जो सिर्फ टाइम कीपर्स को बनाता है। अब असल में जिसने टीवी बनाया होता है, जो उसको लीड करता है, उसका नाम मिस्टर ऑल्टरनेटी होता है। अब टीवी की कहानी सिर्फ थॉर #372 कॉमिक पर ही खत्म नहीं होती, बल्कि सालों बाद शी हल्क वॉल्यूम 2 में हमें टीवी की एक और साइड दिखाई जाती है जहां ये काफी बड़ी होती है और ये पूरे मल्टीवर्सल गवर्नमेंट की तरह काम करती है, जिसके अपने डिपार्टमेंट्स होते हैं, रूल्स होते हैं, लीगल सिस्टम होते हैं और यहाँ तक कि अपना खुद का सबसे बड़ा कोर्ट रूम भी होता है जहां तुम्हारी शी हल्क एक केस लड़ने के लिए भी जाती है जिसमें वो होकाई की मौत का बदला लेने की कोशिश करती है। और शायद यही कॉमिक्स और एमसीयू के टीवीए के बीच सबसे बड़ा डिफरेंस था, क्योंकि एमसीयू में टीवीए एक ऑर्गेनाइजेशन लगती है जिसमें काम करने वाले लोग लिमिटेड हैं, लेकिन कॉमिक्स में हर नई टाइमलाइन एक साथ एक नया क्रोनो मॉनिटर और एक नया कंप्यूटर खुद ब खुद एग्जिस्ट करने लगती है। और इसी वजह से कॉमिक्स वाले टीवीए का साइज इतना बड़ा हो चुका है कि उसे पूरे मल्टीवर्सल जितना माना जाता है। लेकिन यहाँ एक और सवाल खड़ा होता है कि अगर टीवी इतनी ही पुरानी है और उसे इतनी ही एडवांस ऑर्गेनाइजेशन बताया गया है तो आखिर इसे बताया मतलब इसे बनाया किसने है। अब मैं जानता हूं कि भाई साहब, मैंने अभी अभी मिस्टर ऑल्टरनेटी का नाम लिया था, लेकिन एक्चुअली में वो पूरा सच नहीं है, क्योंकि इस पॉइंट पर एंट्री होती है तुम्हारे रीड रिचर्ड्स की। अब देखो, कॉमिक्स में कभी ऑफिशियली तो हमें नहीं बताया गया कि टीवीए को तुम्हारे रीड रिचर्ड्स ने बनाया है, लेकिन टीवीए और फैंटास्टिक फोर के बीच काफी सारे ऐसे कनेक्शंस जरूर हैं जिन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता। अब देखो, ये बात तो हम सभी लोग जानते हैं कि रीड रिचर्ड्स मार्वल के ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट में से एक है, इसलिए उसके टाइम ट्रैवल और मल्टीवर्स एक्सपेरिमेंट्स के बीच टीवी कई बार उनके केसेस में इन्वॉल्व हुई है। और इसीलिए जब हमें पता चलता है कि कैंग का असली नाम कैंग नहीं बल्कि नेथेनियल रिचर्ड्स है, जिसका काफी कॉमिक वर्जन्स में रीड की ब्लड लाइन से कनेक्शन भी बताया गया है, तब ये चीज और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है कि क्या टीवी की टेक्नोलॉजी या फिर उसका ओरिजिन रिचर्ड फैमिली से जुड़ा हो सकता है। क्योंकि अर्ली कॉमिक्स में मिस्टर ऑल्टरनेटी को टीवी का एडमिनिस्ट्रेटिव या हेड दिखाया गया था, लेकिन बाद में स्टोरीज में ये भी रिवील होता है कि टीवी के पीछे ही हू रिमेन्स भी है जो एंड ऑफ टाइम पर है और टाइमलाइन को प्रिजर्व करने में अपना रोल निभाता है। लेकिन फिलहाल तुम्हारी रीड वाली थ्योरी का कोई ऑफिशियल जवाब नहीं है, शायद दूसरे में हमें इसके क्लूज देखने के लिए मिले, तो तुम इतना अंधा विश्वास मत करो इस थ्योरी पे। तो अब तक हमने टीवीए की कॉमिक हिस्ट्री और एमसीयू इन दोनों वर्जन्स को देख लिया है, लेकिन अब सवाल वो आता है जो पूरे टीवीए माइथोलॉजी की सबसे बड़ी मिस्ट्री बनी हुई है कि क्या ह्यू रिमेन्स ही टीवीए का क्रिएटर था या फिर उसने पहले से मौजूद किसी ऑर्गेनाइजेशन पर अपना कब्जा कर लिया। अब अगर मैं इस सवाल को तुम्हें सिंपल तरीके से समझाऊं तो लोकी सीजन 2 के फाइनल में ही ह्यू रिमेन्स खुद कहता है कि भैया मल्टीवर्सल वॉर के बाद हमने एलियोथ के साथ मिलके एलियोथ
आई थिंक मैं प्रोनाउंस सही से कर रहा हूँ, एलियोथ के साथ मिलकर सेक्रेट टाइमलाइन बनाई और उसी प्रोटेक्शन के लिए उसने टीवीए क्रिएट की। और क्योंकि हमें ये सब उन भाई साहब के मुंह से ही सुनने को मिलता है, तो हम बिना बिना सोचे समझे अंधा विश्वास कर लेते हैं कि हाँ भैया हमारे गैंग ने ही टीवीए की क्रिएशन की थी। लेकिन अगर हम पूरी लोकी सीरीज को बड़े ध्यान से देखें तो एक बहुत ही पेचीदी चीज सामने आती है कि ही हू रिमेन्स की हर इंपॉर्टेंट बात बाद में झूठ या फिर मैनिपुलेशन निकलती है। जैसे टीवीए के एम्प्लॉयज को बताया गया था कि भाई साहब उन्हें तुम्हारे टाइम कीपर्स ने क्रिएट किया है, उन्हें बताया गया था कि वो कभी किसी टाइमलाइन का हिस्सा नहीं थे, उन्हें बताया गया था कि सेक्रेट टाइमलाइन का एकमात्र नेचुरल टाइमलाइन है। लेकिन जब हम टाइम कीपर्स को देखते हैं तो वे तो भाई साहब रोबोट निकलते हैं, एम्प्लॉयज तुम्हारे वेरिएंट्स निकलते हैं और उनकी मेमोरी भी रेस कर दी गई थी। यानी कि जिस ऑर्गेनाइजेशन की पूरी फाउंडेशन ही मैनिपुलेशन पर बनी हो, उसके क्रिएटर की कहानी को बिना सवाल उठाए अपनाना शायद सबसे बड़ी गलती हो सकती है। क्योंकि कॉमिक्स में भी टीवीए की सबसे पहली अपीयरेंस थॉर की कॉमिक में हुई थी और उस वक्त कैंग का नाम था, ना सेक्रेट टाइमलाइन का कंसेप्ट था और ना ही टीवीए को किसी एक इंसान की पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन बताया गया था। और ऑलरेडी हम ये चीज डिस्कस कर चुके हैं कि टीवीए एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम पूरे मल्टीवर्स में टेम्परल ऑर्डर को मेंटेन करना है, हर टाइमलाइन का रिकॉर्ड रखना है और टाइम क्राइम्स को मॉनिटर करना है। इसीलिए हमें एक और क्लू ये भी दिखाया जाता है कि ही हू रिमेन्स ने हमें कभी भी टीवीए को बनते हुए नहीं दिखाया। हमें कभी भी नहीं दिखाया कि भाई साहब उसने टीवीए की बिल्डिंग बनाई है, उसकी टेक्नोलॉजी डेवलप की है या फिर उसके सिस्टम्स को क्रिएट किया है। हमें सिर्फ उसकी कहानी सुनाई गई है और शायद ये कहानी सुनाने वाला एमसीयू का सबसे बड़ा मैनिपुलेटर था। इसीलिए मेरा मानना यह है कि मल्टीवर्सल वॉर के बाद ही हू रिमेन्स ने पहले से किसी एग्जिस्टिंग टेम्परल ऑर्गेनाइजेशन पर कब्जा कर लिया। उसने उसके एम्प्लॉयज की मेमोरीज इरेज कर दी, टाइम कीपर्स का झूठ बनाया और टीवीए का ओरिजिनल पर्पस भी बदल दिया। यानी टाइमलाइन प्रोटेक्शन से सेक्रेट टाइमलाइन एनफोर्समेंट तक का सफर उस बंदे ने अपने लिए खुद लिखा। इसीलिए अब इन सबको समझने के बाद सवाल ये उठ के आता है कि अगर ही हू रिमेन्स क्रिएटर नहीं था तो ओरिजिनल क्रिएटर कौन था। और इसीलिए यहीं पर रीड रिचर्ड्स और नेथेनियल रिचर्ड्स का कनेक्शन एंटर करता है अकॉर्डिंग टू कॉमिक्स। अब देखो ये चीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कैंग का असली नाम नेथेनियल रिचर्ड्स है। कई कॉमिक्स में उसकी ब्लड लाइन रीड रिचर्ड्स से जुड़ी हुई दिखाई गई है और हम जानते हैं कि रीड रिचर्ड्स मार्वल यूनिवर्स के सबसे इंटेलिजेंट लोगों में से एक माना जाता है और उसकी रिसर्च अक्सर टाइम ट्रेवल और मल्टीवर्स तक पहुंचती है। इसी वजह से मेरा मानना यह है कि टीवीए की ओरिजिनल टेक्नोलॉजी या फिर उसका फाउंडेशन रिचर्ड लाइनेज से जुड़ा हो सकता है। लेकिन मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि इसका कोई ऑफिशियल प्रूफ नहीं है, ये सिर्फ एक थ्योरी है जो कॉमिक्स में कुछ क्लूज और एमसीयू के अनआंसर्ड क्वेश्चन को जोड़कर मैंने खुद बनाई है। इसीलिए भाई साहब एक पल के लिए मान लो कि हमने इस थ्योरी को साइड में रख दिया, तब भी एक फैक्ट हमारे सामने आता है कि लोकी सीजन 2 के एंड में टीवीए का मिशन तो फिर बदल जाता है। अब वो सेक्रेट टाइमलाइन को एनफोर्स नहीं करती, अब वो पूरे मल्टीवर्स को मॉनिटर करती है जस्ट लाइक कॉमिक्स। अब या तो तुम इसको कॉन्फिडेंस मान लो या फिर तुम्हारा टीवीए सच में अपने ओरिजिनल पर्पस की तरफ लौट रहा है, वही पर्पस जो कॉमिक में शुरू हुआ था। और अगर ऐसा है तो ही हू रिमेन्स ने टीवीए क्रिएट नहीं किया, उसने बस लोगों को मैनिपुलेट किया, लोगों की मेमोरीज को इरेज किया और जब उसने अपने सारे गैंग वेरिएंट्स को हराया तो पॉसिबिलिटी है कि समहाउ उसने टीवीए के क्रिएटर को भी हरा दिया होगा। लेकिन कॉमिक्स में हमें ये चीज कभी भी नहीं दिखाई गई कि ही हू रिमेन्स ने टीवीए पर कब्जा कर लिया, उसने मिस्टर ऑल्टरनेटी को हरा दिया, उसने टीवीए का मिशन बदल दिया, उसने सेक्रेट टाइमलाइन बनाई। बिल्कुल भी नहीं, ये सारे के सारे कंसेप्ट एमसीयू ने खुद इंट्रोड्यूस किए हैं। इसलिए हम पक्के दावे के साथ नहीं कह सकते कि आखिर कैंग ने टीवी के साथ क्या किया। मे भी हमें और ज्यादा डूम्सडे में देखने के लिए मिले। और इसी कनेक्शन के साथ तुम्हारे टीवी की कहानी और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है, क्योंकि भाई साहब फिर सवाल ये आता है कि आखिर टीवी का डूम्सडे और सीक्रेट वॉर से क्या कनेक्शन हो सकता है। और इसी कनेक्शन को ढूंढने के लिए हमें सीक्रेट वॉर कॉमिक को देखना होगा। अब देखो सीक्रेट वॉर से पहले मार्वल मल्टीवर्स एक बहुत बड़े क्राइसिस से गुजर रहा था। डिफरेंट यूनिवर्सेस एक दूसरे से टकराना शुरू हो गए थे, जिसे हम इन्वर्जन्स कहते हैं। मतलब एक के बाद एक मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय होने लगता है या फिर दोनों रियलिटीज खत्म हो जाती है। अब याद करो कि कॉमिक्स में टीवी का असली काम क्या था, यही ना कि टाइम और मल्टीवर्स में ऑर्डर को मेंटेन करना, हर टाइमलाइन को मॉनिटर करना और हर रियलिटी का रिकॉर्ड रखना। लेकिन सीक्रेट वॉर्स में सिचुएशन इतनी खराब हो गई थी कि पूरा मल्टीवर्स ही टूटने लगा था और डूम्सडे में भी सेम यही होने वाला है। और अगर रियलिटी ही खत्म हो रही हो तो फिर मॉनिटर करने वाली ऑर्गेनाइजेशन भी कुछ नहीं कर सकती। इसीलिए भाई साहब इसी डिस्ट्रक्शन के बीच एंट्री होती है तुम्हारे डॉक्टर डूम की, जो मॉलिक्यूल मैन और बियॉन्डर की एनर्जी का यूज करके बची हुई रियलिटीज के फ्रेगमेंट्स को जोड़ देता है और एक नई रियलिटी बनाता है जो इसका नाम वो बैटल वर्ल्ड रखता है। और उसी वक्त से डॉक्टर डूम का नाम तुम्हारे गॉड एम्परर डूम पड़ जाता है। और यहीं पर टीवीए और डूम की आइडियोलॉजी एक दूसरे के अपोजिट खड़ी हो जाती है, क्योंकि टीवीए का पर्पस हमेशा रियलिटी को प्रिजर्व करना था, जबकि डूम का मानना था
कि भाई साहब पुरानी रियलिटी तो फेल हो चुकी है, अब क्यों ही इतने पापड़ बेलने हैं, क्यों ना हम एक नई रियलिटी ही बना लें। चाहे उसके लिए मिया को पूरे मल्टीवर्स ही दोबारा से क्यों ना लिखना पड़े, लेकिन वो करेगा, उसकी ईगो बीच में आ चुकी है। और यही वजह है कि मार्वल स्टूडियोज अगर सीक्रेट वॉर्स की स्टोरी से इंस्पिरेशन लेता है तो डूम्सडे में टीवीए का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि लोकी सीजन 2 के बाद तो टीवीए अब फैक्ट्री टाइमलाइन को प्रोटेक्ट नहीं करती बल्कि पूरे मल्टीवर्स को मॉनिटर करती है। और अगर डॉक्टर डूम रियलिटी को रीराइट करने की कोशिश करेगा तो सबसे पहले उन जनाब की नजर उस ऑर्गेनाइजेशन पर पड़ेगी जो हर टाइमलाइन का रिकॉर्ड अपने पास रखती है, आई मीन टीवीए। इसलिए चाहे कॉमिक्स में डॉक्टर डूम और टीवीए की डायरेक्ट राइवलरी हमें कभी भी नहीं दिखाई गई हो, लेकिन उनकी आइडियोलॉजीज हमेशा अपोजिट रही हैं, क्योंकि एक तरफ तुम्हारा टीवीए है जो मल्टीवर्स को जैसा है वैसा ही बचाना चाहता है, दूसरी तरफ तुम्हारा डॉक्टर डूम है जो मानता है कि अगर रियलिटी इम्परफेक्ट है तो फिर डिस्ट्रॉय करके दोबारा बड़े प्यार के साथ चुन चाट के नए सिरे से बनाना चाहिए। यही उसके लिए सॉल्यूशन है। तो उम्मीद करता हूँ कि भाई साहब ये पूरी की पूरी राम कथा तुम्हारी समझ में आ गई होगी, और अगर अभी भी नहीं आई ना तो तुम्हें दूध पीने की जरूरत है। खैर आज की वीडियो में इतना ही, होप तुम सब्सक्राइब और लाइक तो कर ही दोगे। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।